आप लोग इस समय का सदुपयोग करें और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करें, ठीक है? ये कार्यालय में के बहुत कार्यालय में ऑफिस यहाँ पानी के
हो गया? जितनी देर तक आप लोग फोटो खींच रहे हैं उतनी देर तक तो हाथ को भी कष्ट दे। मैं बता रही हूँ, मैं समझाती हुई चलूंगी। अगर कुछ भी छूटा तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? शुरू करें। हमने कल की क्लास में हटी जाओ। ये मतलब क्या? कहा ये दीवानी अपनी डांटी फौजदारी क्रिमिनल। चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर। तो क्या प्रावधान है उसमें? न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? जो 4 जजेस केस थे उसमें क्या निर्णय रहा है, और इसके बाद न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं थी, उनके क्या शपथ की प्रक्रिया थी, इसके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया। आज उसी से आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो अधिकारिता है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या क्या है, किन प्रमुख मामलों में इसका पूरा क्षेत्राधिकार। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है, कहा जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि वो कहीं भी रहे, किसी गांव में भी रहे, अपना कोर्ट लगा के बैठ जाए और ये हुआ चलो मुकदमे की सुनवाई करते हैं। मतलब पूरे भारतीय क्षेत्र का वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश। सुनने में आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहे हैं, चलिए लिख ही लीजिए। चलिए पहले पॉइंट से लेते हैं। अगर वहां पे कुछ करेक्शन करना हो तो आप लोग अपनी कॉपी में कर लें। रुक जाए
मैंने कल आपको बताया था, पहला है प्राइमरी, मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका तात्पर्य ये है बच्चों, वो सभी मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं उनको मूल या मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। प्रमुख रूप से इसमें भारत की जो संघवाद है, फेडरलिज्म, आपको पता है भारत को कहा जाता है भारत यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत क्या है, राज्यों का संघ है। उसकी बेसिक आत्मा क्या है, संघीय है। हालांकि अन्य विचारक कहते हैं संघवाद तो है, लेकिन इसमें इसकी जो ज्यादा फीचर्स हैं वो एकात्मकता की ओर है, और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरलिज्म, मतलब अर्ध संघीय है केसीडीआर। लेकिन फिर भी एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और ये कहा जाता है कि संघवाद और पंथ निरपेक्षता ये हमारे संविधान का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक ढांचा। ठीक है, तो जो उसकी प्रारंभिक अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकारिता, ये शक्ति दी गई है कि भारतीय संघ की क्या है, अक्षुण्णता को या उसकी यूनिटी को बनाए रखे। अर्थात संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आते हैं उनके सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को। अब आपको पता है संघवाद क्या है, संघवाद का तात्पर्य है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना, शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई टकराव होता है, ठीक है, मतलब वो मामले सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं जिसमें एक तरफ भारत संघ हो और दूसरी तरफ मैटर हो किसका, राज्यों का। एक दो राज्य हो सकते हैं, या स्टेट वर्सेस स्टेट, मतलब दोनों पक्ष कौन हो, राज्य बनाम राज्य। आपको पता होगा भारत में बहुत से ऐसे मामले हैं, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, बहुत से मामले जिसमें राज्य और राज्यों के बीच में टकराहट बढ़ जाती है। तो ये दूसरा मैटर, अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है तो ये मामले कहाँ पे सबसे पहले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम, क्योंकि हमको यहाँ पर किसको बचाना है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को, संघीय व्यवस्था को। तो मैंने कहा कौन कौन से मामले संघात्मक में आएंगे। नंबर 1, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो, भारत संघ हो, दूसरी तरफ राज्य सरकारें हो, वो मैटर, या दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो, या एक तरफ भारत संघ और एक राज्य हो बना, दो और दो से अधिक राज्य हो, तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट की मौलिक या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत क्या किए जाएंगे, आते। ठीक है, अच्छा, और ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 131 में लिखा। इतना समझ में आया बच्चों। एक और चीज, चूंकि हमारा जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कौन है, राष्ट्रपति, और सेकंड उपराष्ट्रपति। अगर इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका निपटान कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसके निचली अदालतें इसमें सुनवाई नहीं करती। लेकिन बी अवेयर, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि कौन सा मैटर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मैटर भारत के मौलिक या मूल अधिकारिता में सुप्रीम कोर्ट के आता है, उसमें चारों विकल्प हैं। क्या मैंने आपको बताया, राज्यों के बीच विवाद, केंद्र के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, और क्या बोला, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के बीच विवाद। तो ये संविधान में आर्टिकल 131 के अंतर्गत मूल या
न दिया हो और ये कहा हो, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये कहा हो प्रश्न में कि वो कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, शब्द नहीं दिया है मूल या मौलिक, और उसमें ऑप्शन दिया हो अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो चुनाव में जो गड़बड़ियां होती हैं, तब आपका उत्तर आप लगाएंगे तो सही होगा। लेकिन मूल या मौलिक में अगर ये विकल्प दिया हो और आप इसको मूल अधिकारिता मानेंगे तो वहां पर आपका उत्तर रॉन्ग हो जाए। पहली बार सुने तो जाते हैं, लेकिन मौलिक या मूल अधिकारिता में खाली जो भारत के फेडरलिज्म को संचित करने वाले जो प्रावधान है उन्हीं को माना गया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अपीलीय अधिकारिता, इसका मतलब वो क्षेत्राधिकार जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, निचले न्यायालयों में उनके में क्या हो चुकी है, सुनवाई हुई है, याचिका दायर हुई है, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, लेकिन वादी या प्रतिवादी या कोई भी पक्ष निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपर कहाँ, आखिर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर अपील कर सकता है कि हे प्रभु रक्षा करो, है ना। तब आप इसके अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 132 के अंतर्गत इनमें सुनवाई करता है। मुख्य रूप से इसमें दीवानी अपील, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, दीवानी अपील, फौजदारी अपील और संविधान की व्याख्या से संबंधित अपीलों की सुनवाई इसके अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जगह है जहाँ पे आपने नोट किया है तो तीसरे पॉइंट पे लिख लीजिए संविधान की व्याख्या से संबंधित अपील। तीसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा बच्चों। और विशिष्ट मामले, चौथे पॉइंट में आप लोग लिखेंगे विशिष्ट मामले। दीवानी जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस में आर्टिकल 133 के अंतर्गत निचले हाईकोर्ट में के द्वारा दिए गए मामलों की सुनवाई या उनके विरुद्ध अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आती है। दूसरा है फौजदारी, क्रिमिनल, मतलब अब आप कहोगे कोई बता सकता है सिविल मामला क्या है और क्रिमिनल मामला क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे? मतलब सीधे खून खराबा और उसमें संबंधों के बारे में या दो लोगों के बीच में कोई मतलब नौकरी को लेकर या इस तरीके की या वसीयत को लेकर या धन को लेकर अगर कोई विवाद होता है जिसमें स्पष्ट रूप से किसी का क्या नहीं होता है, सर्वर नहीं टूटता है या इस तरीके की कोई मतलब चीजें नहीं होती, उसको हम किसमें रखेंगे, सिविल में। और दूसरा क्या है, दांडिक या फौजदारी आर्टिकल 134 में। लेकिन ध्यान ये समझने की है बच्चों, सभी क्रिमिनल केसेस या सभी सिविल केसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं जिसमें खाली अपीलें होती हैं, वही आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो क्रिमिनल केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में वही जाती है हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दी गई जिसकी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कितनी शर्तें? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या इसमें यह है कि मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट में 2 पक्षों के बीच में क्रिमिनल केस को लेकर मैटर चल रहा हो, ठीक है, और वो केस को सुप्रीम कोर्ट ने जब चलते हुए मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको मृत्यु दंड की सजा सुना दी, है ना। हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ मैं कि हाई कोर्ट ने निचले जो न्यायालय है वहां पर चलते हुए मुकदमे को अपने पास मंगाकर व्यक्ति को क्या दे दिया गया हो, मृत्यु दंड दे दिया है, तो वो जिसको सजा मिली है वो कहाँ अपील करेगा, किसके निर्णय के खिलाफ, हाई कोर्ट
निर्णय आ चुका है। निचले हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया है, मतलब दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन दूसरा पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया है और हाई कोर्ट ने उस दोष मुक्त व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसको मृत्यु दंड दे दिया है। तो उस कंडीशन में भी किसमें अपील की जा सकती है? ये बात समझ में आई कि रिपीट कर दूं? ठीक है, मतलब चलते हुए मुकदमे में एक व्यक्ति हाई कोर्ट के द्वारा वो जजमेंट देना निचले, मतलब कि वो मृत्यु दंड पाने का अधिकारी है, इसको मगा कर इस तरीके का जजमेंट देना, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या है, उसको अथॉरिटी मिलती है। या दिया गया निर्णय जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको क्या सुनाया है, मृत्यु दंड का अपराध सुनाया है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति कहाँ जाने अपील करने का अधिकारी है? ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट के द्वारा एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि मेरा ये जजमेंट है, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो क्या है, तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपील हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों में अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के द्वारा क्या जारी होना आवश्यक है? प्रमाण पत्र प्राप्त होना आवश्यक है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष याचिका कहते हैं, SLP शॉर्ट फॉर्म में आपने वकीलों की भाषा में सुना होगा। हम तो जा रहे हैं SLP दायर करने, स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, आर्टिकल 136 में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ये कहा गया है, उन मामलों में जिसमें हाई कोर्ट ने व्यक्ति को ऊपर के न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उस मामले में उस व्यक्ति को SLP यानी विशेष याचिका दायर करने का अधिकार है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब दीवानी फौजदारी मामलों में व्यक्ति के पास हाई कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में, कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट इसके संदर्भ में सर्टिफिकेट दे कि मेरा जजमेंट ये है, चाहो तो तुम ऊपर हुजूर के पास अर्जी लगा सकते हो। ठीक है, इसमें एक और चीजें, मान लीजिए वो व्यक्ति गया हाई कोर्ट में, उसको क्या मिला? मृत्यु दंड मिली। वो कहाँ पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी SLP के थ्रू पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको मृत्यु दंड मिल गई हो, तब एक और कंडीशन है बच्चों, उपचारात्मक याचिका। सुना है? क्यूरेटिव पिटीशन। राष्ट्रपति अभी पहुंचने में थोड़ा टाइम है। कौन सी याचिका? उपचारात्मक। वो व्यक्ति दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर एक बार देखो, छोड़ दो मुझे, किस बेस पर? नेचुरल लॉ के ग्राउंड पे। अब आप कहोगे मैडम ये नेचुरल लॉ क्या है? वो व्यक्ति जिसको सजा दी गई है, अगर उसको लगता है कि वो जो जज है ना मेरे विरोधी से जरूर पैसा खाया हुआ है, या उसी जाति का है, या उसी धर्म का है, तो लगाओ उपचारात्मक याचिका। बहुत रेयर कंडीशन में। याकूब मेनन का आपने नाम सुना होगा, उसमें ये एक्चुअली ये जो उपचारात्मक याचिका है 2002 में रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये प्रावधान उपचारात्मक क्यूरेटिव पिटीशन इसकी शुरुआत की गई थी कि एक मौका और, किसके नाम पर? प्राकृतिक न्याय के नाम पर, कि भैया
जब तुमने हमको जन्म नहीं दिया है तो मृत्यु दंड क्यों दोगे एक मौका और अगर उसमें भी फेल हो गया तब महामहिम के पास। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति। यहाँ तक पहुंच गए बच्चों। अच्छा, एक और चीज विशेष करके नोट करके यहाँ पे लिखिएगा, ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना इसको नोट करके लिखिएगा। कुछ ऐसे मैटर भी होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होते हैं। वो स्पेशल मैटर क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 262। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आर्टिकल 262 के अंतर्गत संसद राज्यों के बीच उत्पन्न नदी जल विवादों को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन करती है। बच्चों नाम सुना है ये कुछ? दो राज्यों के बीच में पानी को लेकर, नदी जल को लेकर विवाद, जैसे आपने सुना होगा नर्मदा कावेरी जल विवाद, चंबल नदी जल विवाद, ये सारे जो जल विवाद हैं इनको सॉल्व करने के लिए संसद 262 के अंतर्गत अधिकरण ट्रिब्यूनल्स का गठन करती है। ट्रिब्यूनल्स के द्वारा या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में अपवाद के अंतर्गत आप इसको देख सकते। पहला अपवाद। दूसरा अपवाद है बच्चों अनुच्छेद 329 के अंतर्गत परिसीमन। क्या होता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा जब चुनाव की घोषणा होती है तो कितने प्रत्याशी हैं, कितनी जनसंख्या में कौन प्रत्याशी क्या होगा, खड़ा होगा, उसके एरिया को निर्धारित करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या बनाता है? परिसीमन आयोग, और उसके क्षेत्र का क्या करता है? निर्धारण करता है। आप लोग भी वोट डाले होंगे ना, कोई सवाईपुर, कोई कहीं, कोई मल्लावा, कोई कहीं। तो ये जो परिसीमन का जो निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को अनुच्छेद 329 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न? अगला है परामर्शी, मतलब एडवाइजरी। कौन परामर्श मांगे? हाँ जी, क्या बेटा? इच्छा मृत्यु मतलब यूथेनेशिया। इच्छा मृत्यु तो भारत में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब जो जजमेंट आया है उसमें ये कहा है हम इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते हैं। बाकी वो अलग अलग देशों में है, लेकिन एक व्यक्ति को आप कैसे, भले ही वो कहो कि मैं मरना चाहता हूँ तो हाँ जो मरो, तो आजकल तो हर दूसरे दिन 10 तो आत्महत्याएं होती है। तो क्या मेरी मर्जी है, जा रहा हूँ मरने, तो क्या ये इलीगल, अवैध है? ये भारत में इसको क्या है, राइट, मतलब इसको अधिकार प्राप्त नहीं। आगे बढ़ते हैं। परामर्शी अधिकार, अगर विधि के किसी भी सारवान प्रश्न पर राष्ट्रपति को ये लगे कुछ जानकारी की आवश्यकता हो या परामर्श की आवश्यकता हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या सर्वोच्च न्यायालय से वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श की प्राप्ति कर सकता है। और कई बार राष्ट्रपति के द्वारा ये परामर्श भी मांगा गया। तो प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगना मतलब उसका क्या देना, उसका उत्तर देना बाध्यकारी है या नहीं? बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद, जो राम जन्मभूमि का विवाद हुआ था, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा कि क्या किया जाए, हालांकि अब तो मैटर सॉल्व हो गया है, क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर परामर्श देने में क्या कर दिया, मना कर दिया। बहरहाल राष्ट्रपति के द्वारा विधि पर या लॉ पर अगर कोई भी परामर्श या एडवाइस मांगा जाता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो उस
संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करेंगे, ऐसा अपेक्षा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया गया, क्या राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं है? कौन से संविधान मतलब आर्टिकल इसमें संविधान संशोधन में ये बात कही गई? 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। बच्चों ये बहुत टफ तो नहीं लग रहा है ना क्वालिटी? क्योंकि आप लोग जिस स्टैंडर्ड की कोचिंग कर रहे हैं ना, उसमें चीजों को फैक्चुअल से ऊपर उठाकर कॉन्सेप्चुअल में समझने की जरूरत है। हम तथ्यों को लिखा देंगे, बोल देंगे, तो आपको वो लेवल नहीं, आप छोटे छोटे एग्जाम के लिए तो सही है, लेकिन जो जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हो दिन रात, उसके लिए थोड़ा सा आपको डेप्थ में जो जजमेंट है, जो चीजें हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा रिव्यू ऑफ द जजमेंट एंड जुडिशियल रिव्यू, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ द जजमेंट का अधिकार भी है। लेकिन ध्यान रखना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट का अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का पावर हाई कोर्ट को भी प्राप्त है और जो फोटो खींचे हैं ना, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, है ना? तो उसको थोड़ा सा नोट डाल के आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, मैंने क्या बोला? रिव्यू ऑफ द जजमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को नहीं। जुडिशियल रिव्यू दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलिए, मतलब मैंने कल क्या बताया था कि अपने के द्वारा दिए गए पूर्ण जो निर्णय हैं, उनकी समीक्षा या जो पूर्ववर्ती निर्णय हैं, उनको बदलने का जो पावर है वो किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, रिव्यू ऑफ द जजमेंट के अंतर्गत। उदाहरण मैंने आपको बोर्ड में लिखाया, क्या लिखाया? बेगुवारी केस 1960 में पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बाद में इसको समीक्षा करते हुए, इसको सुधारते हुए दूसरा जजमेंट दिया केशवानंद भारती केस में बनाम केरल राज्य में। क्या दिया? कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर दूसरा जो मैटर है वो 1967 का है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संसद को किसमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, जिसको केशवानंद भारती केस में सुधारते हुए उसने जजमेंट दिया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी बच्चों, 13 जजों की बेंच थी। आर्टिकल कौन से के अंतर्गत? 145 में ये उल्लेखित है कि संविधान पीठ का गठन किया जाए। इसमें ये कहा गया है क्या कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इसकी आत्मा न मरे। मतलब आधारभूत संरचना में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं, और अगर हुआ तो हम डंडा लेके बैठे हैं। ये हुआ, सरकार ने पूछा हुजूर बताइए ये आधारभूत संरचना क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताते हैं, जल्दी क्या है, समय समय पर बताएंगे। ठीक है, तो ये निर्णयों की समीक्षा के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। न्याय का पुनः अवलोकन कि कहीं वो संविधान के विपरीत तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको चेक करने की शक्ति हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन में 2 शर्तें हैं बच्चों। क्या शर्तें हैं? ज्यूडिशरी, सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को रिव्यू नहीं कर सकती जो मामले
कब के 24 अप्रैल 1973 को से पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने नवी अनुसूची के अंतर्गत नवी अनुसूची में डाल दिए हैं। उन मैटर्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है, क्या वो मामले जो आधारभूत संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अगर वो कानून ऐसे कानून वो खंडन नहीं करते हैं तो उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते। और लास्ट में बचा बच्चों अभिलेखीय अधिकारिता, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो जजमेंट दिए जा रहे हैं, आज दिए कल गायब नहीं, उसको लिखकर क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया जाता है। अगर सिर्फ उसी मामला या उसी से मिलता जुलता मामला निचली कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में फ्यूचर में आता है तो पहले ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या क्या दिया, निर्णय दिया। नजीर भैया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही कहा था, तो पहले इसको रिकॉर्ड में उसको चेक किया जाता है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर क्या जजमेंट दिया। तो अभिलेखीय न्यायालय के अंतर्गत आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 2 पावर प्राप्त है। क्या सुप्रीम कोर्ट एक अपने निर्णयों को निचली अदालतों में एक नजीर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णयों को मानने से मना कर दिया तो क्या उस पर क्या सजा दी जाती है, अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। आपने वर्ड सुना होगा, देखो माना नहीं है ना, तो ये सजा। बाद में एक अधिनियम पारित करके, वो एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक 1971 का है, ये कहा गया कि अगर न्यायिक सेवा में भी कोई जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से मना करता है तो वो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। कोलकाता हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, कौन थे, C.S. कर्णन, इनके खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के आधार पर इनको सजा दी गई। यहां तक किसी को कोई शक? आगे बढ़े, चलिए। अनुच्छेद 138, इसको लिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, ये समझ जाएंगे ना, नहीं तो फिर मैं इसको पूरा डिटेल कराऊं। इसीलिए मैंने समझा दिया है कि एक चार्ट के थ्रू आप जब इसको रिकॉल करेंगे तो एक एक पॉइंट आपको दिमाग में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, इन चीजों को अपनी हैंड राइटिंग में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दूसरे के से हमें अपने जो लिखा हुआ है वो ज्यादा समझ में आता है। तो लिखिएगा, अनुच्छेद 138 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में विस्तार कर सकती है। एक चीज तो भूल ही गई मैं, रिट वाला आर्टिकल 138 लिखा है, 139 के अनुसार आर्टिकल 13, अगला पॉइंट लिखिएगा, पहला लिख लिया है कि छूट गया है? छूट गया। अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता शक्ति को विस्तारित कर सकती है।
लिखिएगा, अनुच्छेद 139 आर्टिकल 139 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करने की अधिकार को विस्तारित कर सकती है। आर्टिकल 139 के अनुसार, अगला लिखिएगा, आर्टिकल 139A के अनुसार सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में चल रहे निर्णयों को या विभिन्न उच्च न्यायालय में चल रहे निर्णयों को क्लब मतलब जोड़ के अपने पास मंगाकर उसकी सुनवाई कर सकती है। इसको समझिएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है? क्या बोला? अपने पास मंगाकर एक साथ उनकी सुनवाई कर सकती है। मतलब एक जैसे निर्णय विभिन्न हाई कोर्ट में अलग अलग चल रहे हैं, इलाहाबाद में अलग चल रहा है, बॉम्बे में अलग चल रहा है, मद्रास में अलग चल रहा है ना, और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि सब में अलग अलग जजमेंट हो, तो सबको अपने पास मंगा लो और एक साथ जोड़ दो। क्लब करने का मतलब एक साथ अब इनकी सुनवाई होगी और उसका जजमेंट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 139A के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रमुख प्रावधान ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के मैटर को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। मतलब ऐसा क्यों किया जाएगा? ताकि जो व्यक्ति है जिसको लगता है कि ये वो राज्य में उसको सही से जजमेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो जो दूसरा पक्ष है वो ज़्यादा पावरफुल है और निर्णय को वो प्रभावित कर सकता है, तो उस स्टेट मतलब उस राज्य से उस मैटर को दूसरे राज्य में ये ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसी के अंतर्गत कुछ एक दो पॉइंट जो छूट रहे हैं वो मैं आपको ओरली बता दे रही हूँ। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, कि अगर कुछ भी मैटर में संविधान उस विषय पे मौन है तो उसमें संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसके लिए वो संविधान पीठ की रचना करेगा। किसकी? संविधान पीठ की रचना करेगा आर्टिकल 145 के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत केशवानंद भारती और ये सारे केसेस हुए। कल मैंने आपको चर्चा किया था कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का क्या है? संरक्षक है, और वो इसके क्या है? मूल संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें वो जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेक्षण। ठीक है, इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट को भी इसका पावर है। किसका पावर है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिटें जारी करने का, जिसको हम अगले हाई कोर्ट में चैप्टर में अभी जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या है देखने वाले हैं। कल एक चीज छूट गई थी बच्चों, कार्यकाल। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है? एक्चुअली 65 वर्ष अधिकतम है, और कार्यकाल जैसा कोई
शब्द नहीं है। हाँ, सेवानिवृत्ति है ना, रिटायरमेंट है 65 वर्ष। इसके अलावा जज को इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया या न्यायाधीशों को हटाया जाना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ ना, महाभियोग न्यायाधीशों का, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का सेम है, मतलब इवन राष्ट्रपति का भी यही है। तो क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लब करके मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन दोनों को इसी विधि से हटाया जाता है। आर्टिकल 1 to 4 सब क्लॉज 4 के अनुसार न्यायाधीशों को हटाए जाने की व्यवस्था मतलब संविधान में वर्णित है कि किस बेस पर, किस ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को उनके कार्यकाल मतलब जो उनका रिटायरमेंट से पूर्व हटाया जा सकता है। दो शब्द हैं बच्चों, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, अक्षमता और कदाचार। अक्षमता मतलब काम करने में वो क्या हो, सक्षम ना हो, और कदाचार, एक्चुअली में कदाचार को तो डिफाइन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सेंस में कदाचार को डिफाइन कि न्यायाधीश में कदाचार का मतलब क्या है, क्या व्यवहार के स्तर पर कि क्या, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन 2 पॉइंट बताए गए हैं, अक्षमता और कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों को के विरुद्ध ये महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया ये लाई जा सकती है। इस संदर्भ में क्या है, एक संसद के द्वारा विधि बनाई जाएगी। आर्टिकल 1 to 4 सब क्लॉज 5 में इसका वर्णन है कि हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में संसद क्या बनाएगा, विधि बनाएगा, जिसमें इसमें क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, इसका वर्णन दिया गया है। इसी में न्यायाधीशों को हटाने के लिए 2 कानून लाए गए थे 1968 में और 1969 में। कब ये कानून लाए गए थे, 1968 में और 1969 में, जिसमें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का विस्तार से ये कहा गया था कि इन आधारों पर न्यायाधीशों को हटाया जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अक्षमता और कदाचार के बेस पर न्यायाधीशों को हटाने के लिए बच्चों ये कहा गया है कि लोक संसद कानून बनाएगी और इस आधार पर लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव सबसे पहले लाया जा सकता है। कहाँ पे लाया जा सकता है, या फिर तो वो लोकसभा में कौन कानून बनाएगी, और उसने 2 कानून भी बनाया, कब जिसमें और ज्यादा विस्तार इसको दिया गया। अच्छा, पहले सबसे पहले क्या लाए, किस बेस पर लाया जाएगा, कदाचार और अक्षमता। क्या करना होगा, या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 व्यक्तियों या सदस्यों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन या समर्थन कि ये जो न्यायाधीश हैं ये क्या है, काम करने के लायक नहीं है, इनको रिटायर कर। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके लिए इतने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर और इस प्रस्ताव को उसी सदन के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, मतलब अगर राज्यसभा में 50 सदस्यों के अनुमोदन से लाया गया है तो सभापति को, और अगर लोकसभा में 100 सदस्यों के अनुमोदन से लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष को ये सौंप दिया जाए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि लोकसभा जो अध्यक्ष है या सभापति है, वहीं पर इस मैटर को क्या करेगा, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं अरे कोई काम का नहीं है, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। जैसे
समीक्षा केस में हुआ कि ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन जो तत्कालीन राज्यसभा के सभापति थे वेंकैया नायडू, इन्होंने इसको क्या महाभियोग या कदाचार मानने से इनकार कर दिया और इसको आगे फॉरवर्ड करने से इनकार कर दिया, और वो जो महाभियोग का जो केस है वहीं पर क्या हो गया। लेकिन अगर मान लो सभापति के पास गया, आगे की प्रक्रिया पहले मैं बता दूं, सभापति के पास या अध्यक्ष के पास जाता है तो इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए वो 3 समिति क्या गठित, 3 सदस्यीय एक क्या गठित करेंगे, एक समिति का गठन करेंगे, 3 सदस्य। ठीक है, इसमें कौन कौन होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, एक वरिष्ठ न्यायाधीश होगा और एक कोई विधि का जानकार व्यक्ति होगा जो उस पूरे मामले की क्या करेगा, छानबीन करेगा, जो आरोप लगाया गया है वो सही है कि क्या है, गलत है। इस समिति के छानबीन के बाद जब उस मैटर को सदन में प्रस्तुत किया जाए कि हाँ भैया हमने रिपोर्ट तैयार की, अब उसमें 2 ही मतलब हो सकते हैं, या फिर तो वो दोषी पाया जाएगा समिति के जांच पड़ताल के बाद, या फिर निर्दोष पाया जाएगा। अगर वो दोषी पाया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए वो सारी रिपोर्ट बन जाती है, तो जिस दिन उसको सदन में उस हाउस में प्रस्तुत करना है वो उस दिन उसको सूचित किया जाएगा, किसको, उसके खिलाफ जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, लगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब समिति जांच पड़ताल करेगी उस समय नहीं, जब उसको सदन में वो प्रस्ताव को लाया जाएगा और रिपोर्ट रखा जाएगा, उस दिन से 14 दिन के मतलब सूचित करना होगा, जिसमें 14 दिन तक वो न्यायाधीश अपना क्या देगा, अपना पक्ष रखने के लिए सारे साक्ष्य इकट्ठा करेगा और अपनी पक्ष रखेगा। 14 दिन का उनको क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। इसके बाद अगर सदन उसकी बात से सहमत है तब तो ठीक है, और अगर नहीं सहमत है तो मतदान होता है, सारी चीजें होती हैं कि ये दोषी है या निर्दोष है, सारी चीजें होती हैं, और मतदान के लिए कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा बच्चों, जो भी अधिक हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राज्यसभा में ला जाता है 250 है तो उसका मतलब 50 + 1 मतलब 50% + 1, बहुमत का मतलब 245, इसका मतलब लोकसभा में 5। ठीक है, जो भी अधिक हो, अगर ये मतदान होता है तो क्या होगा, 5 हो जाए, जो भी दोनों में सेम होना चाहिए। 2/3 सदस्यों के द्वारा इसमें अगर कहा जाए कि ठीक है इनको हम ये पारित हो गया है, ये इस दोष के दोषी पाए जाते हैं, दोनों संख्या दोनों में से एक ही अधिक होनी चाहिए, तो क्या होगा, न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अभी दूसरा सदन तो बैठा ही है, अभी तो ये एक सदन में पारित हुआ है ना, अब फिर यही कहाँ पे भेज दिया जाएगा, दूसरे सदन में। मतलब अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा में, और अगर लोकसभा में पहले है तो कहाँ भेज दिया जाएगा, राज्यसभा। और अगर सिर्फ यही प्रक्रिया होगी, कुल सदस्यों के बहुमत और उसमें ये मतदान हो जाता है, तब ये माना जाएगा कि उसके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव क्या हो गया है, पारित हो गया है, और उसको
जो है न्यायाधीश है उनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो नोट डाल के आपको लिखनी है, ये सारी प्रक्रियाओं में न्यायाधीश के जो लाभ है, जो वेतन है, जो उनको वेतन भत्ते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उनको सेम उतना मिलता, मतलब क्या है, मिलता रहेगा। एस.पी. सिन्हा 1949 इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ क्या हुआ था, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया था। मतलब ये है। उसके बाद वी रामास्वामी जो है वो पहली बार लाया गया था, ठीक है, लाया गया था, पारित नहीं हो पाया था। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जिनके खिलाफ लाया गया था लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके अलावा पी.डी. दिनाकरन, सेंगले, पारदीवाला और एक और है सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के। पी.डी. जो दिनाकरन है वो कर्नाटक के थे, पारदीवाला गुजरात हाई कोर्ट के थे, और जो सेंगले हैं ये सेंगले थे आई थिंक इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। इनके खिलाफ प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पारित नहीं हो पाया। दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, जिसको कि वेंकैया नायडू ने क्या कर दिया, खारिज। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई ये हाई कोर्ट की भी है और किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। तो आपका यहाँ पर ये जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ये समाप्त हुई। आधारभूत संरचना कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जिनमें कोई भी सरकार, कोई भी कार्यपालिका उसको बदल नहीं सकती। इसमें फंडामेंट बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर संशोधन किया गया तो मतलब संविधान बदल गया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है, हर्षित में थोड़ा चेंज करते हैं तो चलो ठीक है, बार थोड़े बड़े बड़े कर दिए मतलब बता रहे हैं ये थोड़ा हाईटेक कर दिया, उसका पहनावा, अब ये हुआ उसका चेहरा ही पूरा बदल दो, तो ऐसा नहीं। ये हुआ हर्षित का है पूरा चेंज हो गया तो सर्जरी करा देंगे। तो वही आधारभूत संरचना है बच्चों की, कुछ हम संशोधन कर सकते हैं परंतु उसको हम बेसिक जो उसके फीचर्स है, और फीचर क्या है ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या नहीं किया, इसको पूरी तरीके से ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा हम समय समय पर बताएंगे, हम कहेंगे ये है, सरकार कोई भी निर्णय लाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी ना तो इस पर नहीं चल संशोधन, ये तो बेसिक फीचर है हम बताएंगे। तो ये क्या है, क्या इसमें बेसिक जो फीचर है उसके बाद रुक जाओ बच्चों, तुम लोग तो अपने अटेंडेंस में साइन कर दिए, मैं भी कर दूंगी। हाँ जी पूछिए। हाँ आप लोग तो ज्यादा ज्ञानी है ना। पहले इसका क्वेश्चन समाप्त हट गया, अगर प्रस्ताव पारित हो गया तब तो महाभियोग लग गया तो अब वो पद से हट जाएगा, लेकिन जब तक वो प्रक्रिया चलेगी तब तक उसका वेतन भत्ता सब कुछ मिलता रहेगा। अच्छा एक और चीज छूट गई है, पहले तुम क्वेश्चन पूछ लो। हाँ ये बात भी तुमने करेक्ट कही है, राष्ट्रपति के संदर्भ में हम इसको कर सकते हैं। ये जो है न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ द जजेस, इसको जो शब्द है न्यायाधीशों को हटाना, इसके लिए क्या है हम इसको रख सकते हैं।
लेकिन हम कक्षा 6 से पढ़ते हैं महाभियोग महाभियोग, महाभियोगी बोलते हैं। चलिए आपकी बात करेंगे। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहे थे, जिस समय प्रस्ताव सदन में पारित चल रहा है तो उस समय वो कार्य करेगा अपने नहीं? हाँ बिल्कुल, उस समय उसको कार्य तो नहीं करेगा, लेकिन उसको वेतन दफ्तर वो सब मतलब जजमेंट नहीं सुना सकता। हाँ जी, पूछ लीजिए। जो जिस पद पर उसको नियुक्त करेंगे, मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई जज है हाई कोर्ट का, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है ना। हाई कोर्ट के जजेस का सामान्य का वेतन कितना बनेगा बताया? 2,25,000। उसको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया तो उसका 2,50,000 मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ना, और उसको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करना पड़े तो उस ड्यूरेशन पर उसको 2,50,000 नहीं मिलेंगे, 2,80,000। ठीक है, चलिए। और एक हेडिंग डाल दीजिए, उच्च न्यायालय। याद आएगा बता। कौन से आर्टिकल में है? लॉकडाउन में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मौलिक अधिकार है, तब मैं ये कैसे पता नहीं कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, जब उसने अपना स्टेटमेंट दिया था तो ये कैसे पता करते इंटरनेट मौलिक विचार अभिव्यक्ति के अंतर्गत आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि लगे गाली देने, तो उसमें भी युक्तता का प्रश्न है। अब आप ये कहा गया फंडामेंटल राइट के अंदर आपको आवागमन का अधिकार है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि रात के तुम 12 बजे ताजमहल में जाओ तो खोलो खोलो खोलो, हमको घूमना है। हर वीक में क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। इंटरनेट यूज कीजिए, लेकिन इंटरनेट आपके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन उसमें आप लगे दूसरों की प्राइवेसी के खिलाफ जरूर क्या करने, कमेंट करने, तो उसको सरकार उसको बात कर। चलिए, मैंने जानबूझकर खान से नहीं देखी। मैं आ रही थी तो एक बच्चा खान से बड़े मन लगा के देख रहा था। मैंने कहा मेरे साथ मैं भी उसकी विद्यार्थी हूँ। एक वन को शुरुआत से बीच में लगा दीजिए, 124 सुप्रीम कोर्ट और एक हटा दीजिए हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सबसे पहली बार इसको भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको क्या किया गया था, कहा गया था कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा जो उस राज्य की अधिकारिता के अंतर्गत मामलों को क्या करेगा, सुनवाई करेगा। बट आप कहोगे कि मैडम पहला उच्च न्यायालय बहुत पहले शुरुआत हो गई थी, तो इसको कौन सा 1861 के भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था बच्चों कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर उच्च न्यायालय को स्थापित किया जाएगा। कौन से? 1861 के भारत शासन अधिनियम में। हाँ, तो इसको
को कब स्थापित किया गया? पहला हाई कोर्ट कौन था? शब्द आप लोग गलत बोल रहे हैं। कलकत्ता था। बम्बई तो था ही नहीं। और अभी भी यही नाम चल रहा है कि चेंज हो गया है? चेंज हो गया है। कब हुआ है चेंज? बॉम्बे क्या हो गया है? मद्रास, कलकत्ता, तो आप कहोगे कि फिर मैडम आपने क्यों लिखा है 1935 के भारत शासन अधिनियम? इनका नेम चेंज हो गया था बेटा। हाँ, पहले बॉम्बे बोला जाता था, जैसे अभी भी इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयागराज। तो हाई कोर्ट का नाम थोड़ी ना चेंज हुआ है, प्रयागराज हाई कोर्ट थोड़ी ना हुआ है, वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। ठीक है, तो उसी तरह तब से हर मतलब स्टेट के नाम भले चेंज हुए हैं, लेकिन अब तक जो चल रहे थे वही है। फिर बाद में संशोधन करके 2016 में ये 3 जो पहले थे 1862 में स्थापित हुए थे, उनके नाम को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। और फिर अगला इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? और धीरे धीरे करके कई राज्यों में क्या हो गए? हाई कोर्ट ब्रिटिश शासन में स्थापित हो गए। लेकिन 1935 को उच्च न्यायालय की स्थापना का बेसिक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें ये कहा गया कि हर राज्य का अपना क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, वर्तमान में कितने राज्य हैं? हाँ, और हाई कोर्ट कितने हैं? तो ये जो फिगर है इक्वल क्यों नहीं है? जबकि हमारा संविधान तो क्या कहता है कि हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर उनको देखने का अधिकार एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आ जाएगी। उदाहरण लिख लीजिए। जैसे, अच्छा इसको आप लोग लिख ही लीजिए, थोड़ा सा लिखना जरूरी है ना। देखिए, अनुच्छेद 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत क्या हुआ? नहीं लिखे बेटा? कोई दिक्कत? आज सुना, शाम में सका। चलो, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय अनुच्छेद 220 और अनुच्छेद 231 के दो डाल के लिखिए। अनुच्छेद 230 के तहत संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का, संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का, ज्यादा बेहतर है, किसी उच्च न्यायालय का, आगे लिखिएगा, विस्तार संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, संघ
के लिए कर सकती है। कौन सा आर्टिकल? 231 के अंतर्गत लिखिएगा, संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता में शामिल कर सकता है। कानून बनाकर शामिल कर सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के न्यायिक मामलों की अधिकारिता, क्या छूट रहा है? 2 या 2 से अधिक न्यायिक मामलों की अधिकारिता एक उच्च न्यायालय के सीमा क्षेत्र में की जा सकती है। नोट डाल के लिखिएगा। निम्न राज्यों के सम्मिलित उच्च न्यायालय पहला महाराष्ट्र, गोवा, कॉमा करके लिखते जाइए, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, इनका कौन सा हाई कोर्ट है? मुंबई उच्च न्यायालय। दमन दीव, दादर नागर हवेली, गोवा और दूसरा लिखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनका बताइए। डैश करके लिखिए चंडीगढ़। अगला लिखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी। डैश करके लिखिए मद्रास। लिख लिया? तमिलनाडु, पुडुचेरी, मद्रास। फिर लिखिए केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप कौन से हाईकोर्ट की अधिकारिता में आता है? लक्षद्वीप। Anyone guess? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। अगर लिखिएगा एर्नाकुलम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम किसमें आता है? गुवाहाटी। असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड किसमें आता है? गुवाहाटी। अगला लिखिए पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप
पहले कुछ दिनों पहले एक प्रश्न आता था कि ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसकी अधिकारिता सबसे अधिक राज्यों तक विस्तारित है। तो आप लोग अक्सर आंसर देते थे, मतलब आप लोग बच्चे होंगे, मतलब हम लोग आंसर देते थे गुवाहाटी, है ना। लेकिन 2013 में, मार्च 2013 में उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का क्या हुआ, अलग से हाईकोर्ट बना दिया गया। कौन कौन से राज्य थे? मणिपुर, मेघालय और नागालैंड तो लिख चुकी हो, सिक्किम। कब बनाया गया? 2013 में। पहले 21 उच्च न्यायालय थे 2013 से पहले, फिर इससे +3 कर दिया गया। कितने हुए? लेटेस्ट हाईकोर्ट अमरावती नहीं, ये बता रहा है कब बना था? 2018 में। ठीक है, कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट उच्च न्यायालय 2018 में। ठीक है, तो उच्च न्यायालय न्याय का दूसरा सर्वोच्च शिखर जिसकी अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से कम है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से अधिक है। हर राज्यों का अपना एक क्या होगा? उच्च न्यायालय, जिसकी सीमा क्षेत्र उस राज्य विशेष में क्या होगी? विस्तारित होगी, जिसमें उसको न्याय का सर्वोच्च अधिकार क्या होगा? प्राप्त होगा। तो ये किसका वर्णन है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं 18 में, 19 है, मुझे तो 18 पता था। अगर 19 है तो इसको करेक्शन कर लेना। चलिए, मैं भी एक बार देखूंगी, ऐसे मुझे 18 पता था, एक बार उसको हम लोग देख लेंगे, एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए। ठीक है, 18 या 19 जो भी, या शायद हो सकता है कि अधिसूचना जारी हुई थी 18 में, बनकर तैयार होगा 19 में, तो इसलिए दोनों कंफ्यूजन होगा। चलिए, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन क्या है वहां पर? सीएम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो किसमें है? केंद्र शासित प्रदेश में, और वहां पर केंद्र का कानून चलता है, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर। और दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है संविधान संशोधन 69 के। अच्छा, तुम्हारी बात से मुझे फैक्ट याद आ गया। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है। एक दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो लिख लीजिए आप लोग, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक हाई कोर्ट में कितने जज होने चाहिए? ये क्या हमारे संविधान मन नहीं लगाएगा? आपको पता है, लेकिन बाकी को तो मौका देंगे ना। बस 2 ही बच्चे अब मौका दे रहे हैं, बाकी को पीछे बैठ के कुछ करने लगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट में ये तो था कि कानून बनेगा, है ना, संसद बनाएगी, राष्ट्रपति की संख्या में। टाइम हो गया क्या जी? अभी और आगे नहीं पढ़ सकते हो? क्या बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो निर्धारित करने का अधिकार किसको है? संसद को। और हाई कोर्ट में जजों की कितनी संख्या होगी ये कोई निश्चित नहीं है। कार्यभार, अधिकारिता, आवश्यकता, क्षेत्र, इन
संख्या को आवश्यकता अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकता है। जैसा कि एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का जज है, लेकिन वहाँ पर देखना हो तो मौका देखेगा कि या कोई सीडी हो तो मौका देखेगा। कहाँ? हाई कोर्ट ऐसी में कि हाई कोर्ट में? अच्छा, हाई कोर्ट में काम करेगा कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है तो एक का नहीं है वो न्यायाधीश और एक में है तो वहाँ के जो सीनियर जज मैं बता दूं आप तक पहुंच रही हूँ, आने दीजिए। बट आप ही लोगों को लग रहा है कि मैडम 5 बज गए, चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। किसको निर्धारित करने का अधिकार है? राष्ट्रपति, है ना? तो अगर प्रश्न आ जाए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, बेटा बात नहीं करो, पीछे। तो किसको अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को? राष्ट्रपति। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका जो कार्य मतलब जो सेवा अवधि है वो है 62 ईयर्स, और 62 ईयर पूर्व भी इनको इनके पद से क्या है हटाने की विशेष प्रक्रिया को छोड़कर इनको इनके पद से क्या नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जा सकता। अब इस बच्चे का प्रश्न था कि मैडम अगर वो नहीं है तो क्या होगा, अगर काम ज्यादा बढ़ गया है और न्यायाधीश कम है तो इसके लिए एडिशनल या अवर जजेस, अतिरिक्त या अवर जजेस की प्रावधान है। हालांकि मैं बाद में बताती हूँ, अभी इसने पूछ दिया है क्या प्रावधान है। अगर किसी उच्च न्यायालय में काम की अधिकता है या पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन व्यक्तियों को जो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो उनको 2 वर्षों के क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, अवर या अतिरिक्त। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी हैं, अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हाई कोर्ट के वरिष्ठतम को क्या है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या है उनको शपथ या कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब तक ये न्यायाधीश वो कार्य करेंगे तब तक उनको वही लाभ, वही सेवा शर्तें, वही वेतन मिलेगा जो जिस प्रेजेंट कंडीशन में उनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 222 के, ये मेरा पॉइंट सीक्वेंस में नहीं था लेकिन मैं बीच में ही बता रही हूँ। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जजेस का ट्रांसफर या स्थानांतरण भी कर सकता है। यदि इन्हें हटाना हो राज्य से विधानसभा में चलेगा कि संसद में चलेगा? मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था कि राष्ट्रपति और मतलब जो पूरी कार्रवाई है एचसी और एससी दोनों के लिए इक्वलेंट है। मैंने जब शुरू किया था मैंने कहा उस समय मैं नहीं बताऊंगी, अभी आपको सुनना होगा। छोड़ दें नहीं और फिरेगा मन करना। चलिए मैं थोड़ा सा पूछ के आती हूँ, अगर कंटिन्यू करने का होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने बनाया
तो मैं आपको कुछ बता रही थी, कहाँ पर हाई कोर्ट बताया था ना मैंने, कुछ हाँ ट्रांसफर हो सकता है 222 है ना। हाँ एक और अनुच्छेद 220 के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं निचले न्यायालय में और उस न्यायालय में जिसमें वो जज रह चुके हैं वहां पर वकालत नहीं कर सकते। रिपीट कर रही हूँ मैं, आर्टिकल 220 के अनुसार। बेटा एक चीज में बता रही हूँ, कोई भी टीचर पढ़ाए आपको, मेहनत तो आपको खुद करनी है। और पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसमें आप कितना भी पढ़ लो हमेशा आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो जो आप सामने दीपिका पादुकोण की फोटो चिपकाते हैं वहां पर आप आर्टिकल्स को चिपका लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होता। कुछ ट्रिक्स ले लो ना, ये इससे है, ये इससे है। बेटा मुझे अब तक नहीं याद हुआ, तुम्हें कहाँ से याद मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। चलो 220, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा हो सकता है हमारी और तुम्हारी एकाग्रता में थोड़ी कमी है, थोड़ा और सुधारते हैं हम और हम मिलकर। चलिए 220 के अंतर्गत क्या बोला मैंने, क्या नहीं होएगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात वो काम नहीं करेंगे निचली अदालतों में और उसी में जहां वो जज रह चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और दूसरा जहां वो जज ना, मतलब अगर कोई कर्नाटका हाई कोर्ट में है या चेन्नई में है तो वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरे जुरिडिक्शन में, दूसरे हाई कोर्ट में जाकर वो वकील के रूप में अपने कार्य को आगे कंटिन्यू कर सकता है। किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 220। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और अवर और अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे मैं बताती हूँ कि ये शपथ योग्यताएं क्या क्या है। योग्यता लाइट पड़ रही है, यहाँ पे लिखे हैं लाइट पड़ रही है। बेटा ये बच्चे को नहीं दिखता मेरे, आप बताइए पढ़े तो नहीं हैं आप लोग, योग्यता क्या होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 वर्ष तक कम से कम जज रहा। भारत का नागरिक, 62 वर्ष आयु, पागल तो हम लोग की क्वालिफिकेशन है ना, जजों में वो पढ़े हैं। यहाँ वहाँ पर आपने याद रखा 10 और 5, वहाँ पर कहा सुप्रीम कोर्ट में क्या याद रखा 10-5, यहाँ पर याद रखिए 10-10। वो तो है, जाहिर सी बात है, वो तभी पहुँचेगा वहाँ पर। बेटा ये सारी चीजें MPMLA के लिए है जो हम लोग चलाते हैं, वो तो बड़ी चीज है। अब मैंने कहा यहाँ पर आपको रखना है 10 और 10, आयु होनी चाहिए 62, अधिकतम आयु उससे कम होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। मान लीजिए इसको हम हटा दें, भारत का नागरिक। दूसरा, किसी भी भारत के न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव। या 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकील। राष्ट्रपति अपॉइंट वही करेंगे, बस राज्यपाल से परामर्श करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं, परामर्श भी करते हैं, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। तो क्या मैंने बोला, भारत का
भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, और 10 वर्ष इसके रूप में वो किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो, उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का वो पात्र होता है। बात हम करते हैं नियुक्ति के संदर्भ में, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसमें वो कुछ विशेष व्यक्तियों का परामर्श लेता है। CJI मुख्य न्यायाधीश नंबर 1। दूसरा, जिस राज्य में वो नियुक्त होना हो न्यायाधीश, उस राज्य के, देखो बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अगर नहीं पढ़ना है तो आप बता दीजिए, और पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आप चले जाइए। जो पढ़ रहा है कम से कम उसको तो डिस्टर्ब ना हो ना। अब ये थोड़ी ना है कि हम IAS PCS के नाम पर हम कुछ भी करें सब चलेगा। आप हैं तो अभी स्टूडेंट ही, और उसकी कुछ लिमिटेशन, कुछ मर्यादाएं हैं, जिसको फॉलो करना आपके लिए भी जरूरी उतना ही बनता है जितना एक सामान्य छात्र का। और आप छात्र ताउम्र रहेंगे, ये नहीं कि पोस्ट पर पहुंचने के बाद आप नहीं, क्योंकि एक जो लर्नर होता है ना, उसकी यही पहचान है कि जो भी बताई जाए पेशेंसफुली सुनिए, नहीं तो चले जाइए। चलिए, वहाँ की उस राज्य के राज्यपाल से नियुक्ति के संदर्भ में मैंने आपको कहा क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श किया जाएगा CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है वहाँ के चीफ जस्टिस से, और इसके लिए हालांकि ये भी है कि उस राज्य के राज्यपाल से भी होगा, और इसके साथ साथ जो अधिनियम बने 1968-1969 के, उसमें ये कहा गया, और नो डाउट कल मैंने आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के बारे में कहा, और ये बताया कि क्या बताया था, 1993 में जो केस आया था उसमें कोलेजियम की बात की गई थी। तो हाई कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के संदर्भ में भी कोलेजियम की सलाह लेगा कौन? राष्ट्रपति, तब जाके इनकी नियुक्ति करेगा। तो राज्यपाल, ये एक लाइन से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रपति परामर्श लेगा किसकी, CJI की और CJH की और राज्यपाल की, इवन कोलेजियम की भी उसमें क्या होनी चाहिए, कंसर्न होनी चाहिए। अगर केस ऐसा आ गया कि कोई मुख्य न्यायाधीश किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जज बनाना चाहता है और कोलेजियम उसमें अपनी संस्तुति नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति न्यायाधीश पद के बनने का पात्र होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ पर भले ही आप CJI हो, मुख्य न्यायाधीश हो, लेकिन आपको कोलेजियम की बात को क्या है, वरीयता या प्राथमिकता या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कोलेजियम की राय क्या है, महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा स्थानांतरण भी होता है ना, वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट में, तो वहां पर राष्ट्रपति जब ये ट्रांसफर करेगा तो जहां से हो रहा है वहां के CJH को, और जहां होगा वहां के CJH को क्या किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा, तब जाके ये स्थानांतरण होगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? ठीक है, चलिए शपथ आपने बता ही दिया कि राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा, ये राज्यपाल के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, और अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल भी दिला सकता है या मुख्य न्यायाधीश भी दिला सकता है अन्य न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय की। ठीक है, इसके साथ कुछ चीज़ों को रिमाइंड करना जरूरी है क्या कि आर्टिकल 227, आर्टिकल 228, आर्टिकल 229, आर्टिकल 234 ये कुछ ऐसे प्रावधान है
जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बताते हैं कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्या होगी। जहाँ तक रिट जारी करने का अधिकार है, उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को भी है, लेकिन रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ और चीजें हैं, हम लोग अगर अगली क्लास लगती है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल द बेस्ट।